हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी 1858 से 1947 तक आ चुके हैं। इसकी ब्रीफ डिस्कशन हमने किया है। आपका चैप्टर 1 है ये इंडियन पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का। हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। आपको इसका लिंक अवेलेबल मिल जाएगा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लिंक ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बंसल ट्यूटोरियल के चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है लक्ष्मीकांत की, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप दोनों में से कहीं से भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी बंसल ट्यूटोरियल चैनल फॉलो कर ले। देखिए, आप चैनल बंसल ट्यूटोरियल का अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको वहाँ से सारी नोटिफिकेशन अवेलेबल मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी टाइम में कुछ भी चेंजेस करना होगा, कोई नया वीडियोस चाहिए होगा, या फिर कुछ भी आप लोग को मेरे तक कोई बात अगर पहुंचानी है, तो वहाँ पर भी एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है। आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको दिक्कत है, कोई टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आप सभी ज्वाइन कर लें। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी पर्सनल प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बंसल ट्यूटोरियल का इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन है तो आप दे सकते हैं। सारे लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आवाज़ से ले लें। और देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दें वीडियो को। अब देखिए, पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी टाइम तक चलेगा ये क्वेश्चन, इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए देखिए, पहला सवाल है आपके सामने। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। कौन सा एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली, जो एकाधिकार है, उसको समाप्त करता है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 और नन ऑफ द एबव। देखिए, मेरे आंसर देने से पहले आप सभी इसका आंसर देंगे, उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे क्या है। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये आसानी हो जाएगी चैप्टर को समझने में। आपको समझ में भी आएगा कितना टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है, कितना आपको करना बाकी है। देखिए, इंडियन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनकी मोनोपोली किससे खत्म हुई थी? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से मोनोपोली क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। आपको याद रखना है क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है आपका, ये इंडिया के साथ ट्रेड करने का, व्यापार करने का, उसको फिनिश कर दिया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बोला जाएगा कि दो अधिकार इसके रहने दिए जाएंगे। एक आपके टी का हो गया, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको रहने दिया जाएगा। तो ये दो अधिकार रहने दिया जाएगा, टी और चाइना। बाकी सारे अधिकार इनसे छीन लिए जाएंगे। इनको बोला जाएगा कि अब आप क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी। और फिर 1833 में इसको आगे बढ़ा के क्या किया जाएगा? इसको सिर्फ और सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी जाएगी। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 1833 में बना दी जाएगी। 1813 में से बस ये अधिकार छीना जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कुछ चीज़ें। इसमें 1813 के एक्ट में क्या किया गया? सबसे पहले तो अबॉलिश कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और जितनी भी कंपनी है ब्रिटेन में, वो इंडिया में आके व्यापार करना चाहती है, तो उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। अब वो इंडिया में आके व्यापार कर सकती है। तो ये हुआ आपका दूसरा क्या? सॉवरेनिटी, कि अब क्या है, पूरे के पूरे जितना भी क्षेत्रफल है इंडिया में, वो सारा का सारा अब बोल दिया गया वो ब्रिटेन के अधिकार में है। क्राउन रूल है, उस मतलब क्राउन का अधिकार है उसके ऊपर, ठीक है। ये पूरा पूरा ऐलान कर दिया गया। अब सॉवरेनिटी है किसकी? तो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी है। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरी को क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। ये लोग ऐसे लोग होते थे जो कि इंडिया में आके प्रचार प्रसार करेंगे। अब किस चीज़ से रिलेटेड? अपने धर्म से रिलेटेड। तो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए इनको अधिकार दे दिया गया कि अभी इंडिया में आके क्रिश्चियन धर्म को फैला सकते हैं। आपका चौथा क्या किया गया? जो राजा रजवाड़े थे, प्रिंसेस वगैरह थे, उनको क्या किया गया? उनको अधिकार दिया गया कि भाई किंग को, कि आप अपने लोकल लोगों पे क्या कर सकते हो? टैक्स का इम्पोजिशन कर सकते हो। लेकिन देखिए, जो टैक्स का इम्पोजिशन था सिर्फ ये दिखाने के लिए था। ये टैक्स का इम्पोजिशन मतलब क्या है? दिखाने के लिए था। मतलब ये है कि अब ये टैक्स, देखिए पहले से ही ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले आप जब बात करेंगे, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस ऑलरेडी इम्पोज कर रखा था क्या? लोकल लोगों पे। तो ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस इम्पोज हैं। फिर से अगर राजा रजवाड़ों को टैक्स अगर इम्पोज करने का अगर अधिकार दिया भी जाएगा, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इनको बोला गया अगर आप टैक्स नहीं देंगे आपके लोकल लोग, तो आप उनको पनिश करो। तो पनिश भाई क्या करेंगे? दिखाने के लिए पनिशमेंट का अधिकार है, टैक्स देने का अधिकार है, क्योंकि लोग पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीब है। अब इनको अधिकार मिल भी जाएगा तो ये लोग क्या कर लेंगे? देखिए, 1813 का जो एक्ट है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। आप जाकर के लक्ष्मीकांत की जो वीडियोज़ की जो पहला लेक्चर है वो देख सकते हैं। और इसमें एक काम और किया गया है, 20 ईयर्स के लिए क्या है,
बढ़ा दिया गया था, रिन्यू कर दिया गया था चार्टर एक्ट को, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए नेक्स्ट देखिए ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो बताना है कि कौन से प्रोविजन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। देखिए आप सभी सेम चीज़ें हैं, आप सभी आंसर देने से पहले अपना आंसर ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कहीं किसी कॉपी में रफ पेज लेकर के बैठे, आप वो फिर लिखें। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ देखिए 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर एक्ट 1813 है और चार्टर एक्ट 1833 है। आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें की गई थी। चलिए बताएंगे किसके अनुसार किया गया। देखिए इसमें क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत ये किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना 1773 के एक्ट के अनुसार किया गया था। अब सवाल ये आता है और क्या क्या चीज़ें की गई। तो भाई देखिए पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो हैशटैग से आपको याद कराया था। पहला कोई भी काम शुरू करते हैं तो हैशटैग से शुरू करते हैं, या फिर किसी को अपने तरफ आकर्षित करना होता है या किसी अपनी बात को मनवानी होती है तो हैशटैग का प्रयोग किया जाता है ताकि वो चीज़ें लोगों तक पहुंचे। तो हैशटैग का प्रयोग से हैस्टिंग याद रखेंगे। तो इस पहले जो आपके याद है, पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे हैस्टिंग। दूसरा क्या किया गया, दूसरे क्या किया गया कि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे भाई, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपके ब्रिटेन के ही, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कुछ लोग थे जिनको डायरेक्टर की उपाधि दी गई। उनके अंदर ये अधिकार दे दिया गया कि रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री के रिकॉर्डिंग सारे चीज़ों का ये ब्यौरा रखेंगे। रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री याद करने की तरीका आपको बताया था, एनसीआर से याद कर लेंगे। रेवेन्यू, सिविल और एन से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये बताया था आपको। दूसरा क्या किया गया, कोर्ट ऑफ आपका जैसे ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई, ये हो गया। फिर आपके बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया था, आपका बंगाल के अधीन बना दिया गया था। आपको मैंने बताया था बॉम्बे इधर हो गया, आपका मद्रास इधर हो गया, दोनों को बंगाल के अधीन बना दिया गया। कुछ उनके अधिकार को छीन करके इसके हाथों में दे दिया गया। इस चीज़ का भी आपको याद रखना है क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये देखिए 1773 में इसकी शुरुआत हुई थी अधिकार छीनने को, और एक क्लाइमेक्स से पूरे के पूरे अधिकार छीन लिया गया था 1833 में इनसे। इन सारी बातों का बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एक आप शीट बना लें, वहाँ पर सारे चीज़ों को लिख लें ताकि सही रहेगा। और 1861 में वापस से इनिशिएट किया गया कि ये अधिकार जो है उनके क्या किया जाए, इनको वापस कर दिए जाए। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है। तो 1773 में शुरू हुआ, 1833 में पूरे के पूरे अधिकार को छीन लिया गया। फिर 1861 में दोबारा से इनको अधिकार देने की कोशिश की गई। चलिए और देखिए, कंट्रोल और रेगुलेट किया गया कंपनी के अफेयर को, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई आपके इंडिया में। आप इस बात को अगर याद करेंगे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का नींव इसके अंतर्गत ही रखा गया था 1773 के एक्ट के अंतर्गत। अब देखिए इन सब के बारे में देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं अभी आपसे। और देखिए याद रखना है 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, और सुप्रीम कोर्ट में भी 4 मेंबर थे। A1 सबके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर आपके क्या थे, जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। कंपनी को प्रोहिबिट कर दिया गया था कि भाई आप ब्राइबरी नहीं कर सकते हो अपने बाहर से, इस चीज का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत की विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए सोचिए बड़ा आराम से और देखिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप इसका आंसर, नहीं तो आपको खुद से आंसर को जरूर अटेम्प्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार आराम से सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आंसर को चेक किया कीजिए आप लोग। चलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या किया गया था, रिसीव पावर दे दी गई थी कि बजट के बारे में डिस्कशन हो सकता है। तो इसको चीज़ को ध्यान रखेंगे। और 1892 में क्या किया गया था, मेजॉरिटी दी गई थी ऑफिशियल मेंबर की। ऑफिशियल मेंबर का मेजॉरिटी था आपका, कुछ मेंबर्स को क्या था, आपको बोला गया था कि कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है आपके सदन में, लेकिन जो आपका ऑफिशियल मेजॉरिटी किसकी रहेगी, ऑफिशियल मेजॉरिटी बरकरार रहेगी किस लोगों की, तो ब्रिटेन वाले लोगों की। देखिए देख लीजिए 1892 में क्या किया गया था, एडिशनल मेंबर इंक्रीज किया गया था। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर को एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर, देखिए ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में क्या डिफरेंस है, तो ऑफिशियल मेंबर वो होंगे जो ब्रिटेन से आए होंगे, जो ब्रिटिश होंगे, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या होंगे, जो इंडियंस होंगे।
तो इंडियंस को भी कुछ नॉमिनेशन का नॉमिनेट किया गया, इंडिया के जो भी आपका कानून बनाया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा उस चीज प्रोसेस में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय के द्वारा नियुक्त किए गए ये आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया गया, किस कहाँ कहाँ से लोगों को, देखिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, जमींदार और आपके चैम्बर। देखिए बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको प्रोविंशियल कैसे याद रखना है, तो बीपी, वॉइसराय का बीपी बढ़ गया, बोलते हैं तो वॉइसराय का बीपी बढ़ गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नियुक्त करेगा, तो वॉइसराय नियुक्त करेंगे। वॉइसराय नियुक्त करते वक्त उनका बीपी बढ़ गया था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा, ठीक है। गवर्नर डीएम को बोलेगा भाई डीएम यूटी से क्या है, यूटी से तुम क्या कर दो, आप जेसी ला दो, ठीक है, ऐसे याद कर लो, जेडसी ला दो या कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। गवर्नर डीएम को बोलेगा यूटी से क्या करो, आप जेडसी ला दो, जेडसी प्लस सिक्योरिटी ऐसे बोल लीजिए, कुछ भी कोई ट्रिक बना लीजिए। देखिए ट्रिक का कोई आगे पीछे नहीं होता है, ये नहीं सोचना है कि कुछ ये चीज़ें ऑप्शन गलत है या ये जो आपका है सेंटेंस गलत है, क्योंकि ट्रिक तो देखिए सिर्फ याद करने के लिए बनाई जाती है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेशन क्या गया, देखिए इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। 1892 के एक्ट के दौरान इलेक्शन वर्ड का ये क्या बोलते हैं यूज़ नहीं किया गया। यूज़ किसका किया गया, यूज़ नॉमिनेशन वर्ड का किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं है, नॉमिनेशन वर्ड का यूज़ है 1892 में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डीएम यूटी से क्या करो, जमींदार को चैम्बर में बुलाओ, ठीक है। डीएम जो गवर्नर बोलेगा डीएम को, यूटी से जमींदार को चैम्बर में बुलाओ। तो जेड से हो गया जमींदार और सी से हो गया चैम्बर, डी से आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एम से म्यूनसिपैलिटी, यू से यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन। तो क्या ट्रिक समझ में आ गई आप सभी को, तो ये ट्रिक आप यूज कर लीजिए याद करने में, काफी सारी चीजें हैं याद नहीं होता है, इसके लिए ट्रिक बताया आपको। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोड इन इंडिया क्रिएटेड, बताना है किसके द्वारा फेडरल कोड इंडिया का स्टैब्लिश किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और नन ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोड इन इंडिया क्रिएटेड, फेडरल कोड जो था इंडिया का वो किस एक्ट के दौरान क्रिएट किया गया। सारे के सारे ऑप्शन आपके पास सामने हैं, बताना है आपको किसके द्वारा फेडरल कोड जो है इंडिया का वो स्टैब्लिश किया गया। चलिए आराम से सोचिए, आंसर देना है लेकिन, ठीक है, आराम से सोच लीजिए, देखिए आंसर जरूर देना है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ द अबव। भैया नन ऑफ द अबव क्यों होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान मैंने आपको बताया था कि फेडरल कोड का स्थापना हुआ था, और जब ये जो आपका ये था इसकी नींव रखी गई थी, बोला गया था भाई ऐसा ऐसा होना है, लेकिन 1937 में क्या होता है, ये स्टैब्लिश होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 19 अक्टूबर 1937 में स्टैब्लिश होगा, 1935 में इसकी नींव रखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फेडरल कोड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, बताना है कब स्टैब्लिशमेंट हुआ। देखिए स्टैब्लिशमेंट की बात बोला है, चलिए आप सभी सोचेंगे, अभी बताया है इसका आंसर। देखिए पहला था क्रिएट कब किया गया, और ये है कि स्टैब्लिश कौन से ईयर में किया। क्रिएट पूछेगा तो 1935 होगा, स्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो 1937 होगा, स्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो क्या होगा, 1937 होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मशीनरी, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। बता रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपके पास ऑप्शन है सारे, देख लीजिए, इंग्लिश में भी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए सही बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा कट गया है, सूची 2 से सूची 2 के साथ सूची फर्स्ट को मिलान में लगाना है और उत्तर चुनना है कि कौन सा उत्तर सही है। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, चलिए बताएंगे आप सभी इसका आंसर। देखिए 1773 का एक्ट तो आप सभी को याद हो गया होगा, इतनी बार आप लोगों को रटवा दिया है मैंने। 1773 का एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट जो है 1773 में स्टैब्लिश किया गया। अब देखिए ये 2 तो हट गया सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते ही। अब देखिए ये 2 भी है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मतलब आपको सी और डी चेक करना है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना सीखना है। तो अब सी और डी में बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है ए होगा या ऑप्शन 2 होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा बताना है आप सभी को, कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा। देखिए एक ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया, 2 हो गया सही, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके कट गए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समझ में आ गया कि भाई 1784 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ था। अब इंग्लिश मशीनरी बताना है आपको, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर बताना है। चलिए सही बता दें इसका क्या हो सकता है आंसर।
आई होप आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। 1813 को ये अधिकार दिया गया था। अभी बात किया था 1813 में क्या हुआ, मोनोपोली खत्म कर दी गई कंपनी की इंडिया के साथ ट्रेड करने की। बोला गया टी और चाइना के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, बाकी सारी मोनोपोली खत्म, अब कोई एकाधिकार नहीं चलेगा। ये किया गया था, अभी बताया था। 1833 में क्या किया गया था, क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई 1833 में। इस बात का भी ध्यान रखना है। लॉ मेंबर को पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल में आपका क्या है किया गया 1833 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द डायरार्की ऑफ दैट प्रिंसिपल ऑफ डायरार्की रिफर्स टू, भारतीय इतिहास में संदर्भ में अराजकता, डायरार्की का मतलब द्विसाधनी प्रणाली होगा, द्विसदन का होगा, द्विसदन का सिद्धांत संदर्भित है, बताना है डायरार्की किस चीज से रिलेटेड है, बताना है। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, 1 इन लंडन अनदर इन दिल्ली। और आपका चौथा है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी। चलिए सोच लीजिए आराम से, उसके बाद आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए आप सभी को पता है डायरार्की किससे रिलेटेड है। चलिए इसका आंसर देखिए डी होगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेट टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी, मतलब प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका हो गया, एक दिया गया आपको किसको, प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को 2 भाग में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट हो गए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। इस चीज को एकदम याद रखना है, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। देखिए जो भी लेसर इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट होते थे वो किसके अंदर होते थे, वो सब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर होते थे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट होते थे वो आपके रिजर्व सब्जेक्ट में होते थे। इंपॉर्टेंट चीजें, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेही होगा गवर्नर, लेकिन इसके लिए जवाबदेही नहीं होगा रिजर्व सब्जेक्ट में। तो दिखाने के लिए डाल दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को दे दिया गया, भाई ये अधिकार आपको दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए था। सारा अधिकार किसके पास था, रिजर्व सब्जेक्ट के पास था। चलिए देखिए बात करते हैं, डायरार्की हैज बीन गिवन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए ग्रीक वर्ड से आया है डायरार, जिसका मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो प्रिंसिपल जो डायरार्की का है वो रिफर करता है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंसेस। सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में डिवाइड करना है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को, और आपके क्या किया जाएगा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फिर फर्दर डिवीजन किया जाएगा किस चीज में, तो रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कंपैरेटिवली। और इसमें क्या किया जाए, गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव, गवर्नर और इसकी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अगर रिजर्व सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट को डाला जाता है तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिल करके क्या करेगा, इस चीज के लिए आपका सारा मशवरा करेगा और डिसाइड करेगा। लेकिन ये क्या होंगे, ये आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन बात करेंगे अगर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की, ये रिजर्व सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें लेसर इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट रखाए जाएंगे। देखिए लेकिन पहले एजुकेशन क्या था, शिक्षा क्या थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए एजुकेशन को रखा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। लेकिन अभी शिक्षा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बताएंगे एजुकेशन को कौन से लिस्ट में ऐड किया गया है। आप सभी को ऑप्शन बताना है कि एजुकेशन को कौन से लिस्ट में ऐड किया गया है। और जो ये इस चीज़ के लिए क्या था, गवर्नर किसके एडवाइस से काम करेगा, अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस से काम करेगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेही होगा, भाई इसने ये डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे या फिर केंद्रीय स्तर पे डायरार्की को कौन से आर्टिकल के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा आपका क्या है, आपके लागू किया गया। ठीक है, एक्ट हो जाएगा यहाँ, एक्ट के द्वारा आपके लागू किया गया। पहला एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चलिए सही बताएंगे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर किसके द्वारा किया गया। काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको सोचना है किसके द्वारा किया गया है। सेंट्रल लेवल पे डायरार्की किया गया था, इसमें स्टेट लेवल पे डायरार्की की बात किया 1919 में स्टेट लेवल पे डायरार्की किया गया था। सेंट्रल लेवल पे डायरार्की कब किया गया था आपको बताना है। देखिए 1935 में सेंट्रल लेवल पे डायरार्की किया गया था। पहले स्टेट के सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में, बाद में इसको हटा दिया गया, इसको आपका हटा दिया गया और आपके सेंटर पे ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट कर दिया गया। रिजर्व सब्जेक्ट अभी बताया, इसके लिए जवाबदेही नहीं होगा, गवर्नर जनरल अपने मिनिस्टर के लिए साथ काम करेगा, लेकिन किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जवाबदेही होगा। ये अपने एड एंड एडवाइस से काम तो करेगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति क्या होगा, ये जवाबदेही होगा।
देखिए ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए उस समय तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं दी गई थी। किसको? तो मेंबर्स को ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर को। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं दी गई थी। देखिए देख लो 1935 के एक्ट में क्या हुआ था, तो बता दें 1919 में जो डायलरकी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसको क्या हटा करके सेंटर में लागू कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 प्रपोज टू सेटअप इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ, ये आपके 1935 के एक्ट में क्या हुआ था कि इसमें आपको क्या बताया गया था कि ये फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या होगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा, जिसमें आपके प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, 1935 होगा यहाँ पे। सुपरमेशी ऑफ पार्लियामेंट बताया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। उसके बाद फिर सेपरेट कर दिया गया बर्मा को इंडिया से 1937 में, इसी के द्वारा। फिर 1935 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो हमने बात की थी, जो 1858 में इनको काउंसिल दी गई थी 15 मेंबर की काउंसिल, उसको हटा के इसको एडवाइजरी बॉडी दे दिया गया कि भाई इसके साथ आप मिलके विचार करो। 10 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ और सेंट्रल बैंक जो हम बोलते हैं आरबीआई, उसकी भी स्थापना 1935 एक्ट के अनुसार हुई थी। लेकिन 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछता है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें। मैंने बहुत अच्छे से बढ़ा दिया है आप सभी को। लक्ष्मीकांत जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लक्ष्मीकांत का, आपको वीडियो की प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में वीडियो का आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरार्की सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। सेम क्वेश्चन देखिए है, यूपीपीएससी का सवाल है 2014 का, बताना है केंद्रीय स्तर पर डायरार्की किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई। देखिए अब तो सवाल ये गलत नहीं होगा, अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात की है। चलिए 1935 है, इसमें तो कुछ गलत होने का कोई चांस ही नहीं था। नेक्स्ट देखना था, एक्ट ऑफ 1909 वर्ड एसोसिएटेड विद, 1909 का अधिनियम है वो किससे जुड़ा हुआ है, आप सभी को बताना है। द एक्ट ऑफ 1909 वर्ड एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरार्की और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो किससे जुड़ा हुआ है 1909 का एक्ट। चलिए सभी के बता दें इसका आंसर किससे जुड़ा हुआ है। देखिए 1909 तो बहुत ज़्यादा फेमस है, अब क्यों फेमस है वो सभी आप लोगों को पता होगा। चलिए बताएं 1909, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। देखिए क्या किया गया था, इसमें अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत कर दी गई थी। कौन था? मार्लो मिंटो के द्वारा किया गया था, बात किया था हमने, बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया है, मार्लो मिंटो एक्ट। तो मार्लो मिंटो में क्या किया गया था, उसको मार्लो हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब मिंटो क्या हो गया, वाइसराय। आपको बताया था सेक्रेटरी जो है वो ऊपर आएंगे वाइसराय के, वाइसराय इनको रिपोर्ट करेगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट में चीज़ों को रखेगी। तो मॉर्ले पहले आएंगे, मिंटो बाद में आएंगे। तो ये दोनों क्या है, मॉर्ले पहले आ गए, मतलब हायरार्की पहले आई। ऐसा ना समझें कि मॉर्ले पहले आए हैं उसके बाद मिंटो आए हैं बाद में, ऐसा नहीं है, हायरार्की पहले आ रहे हैं। पावर्स की बात करेंगे तो पहले मॉर्ले है, उसके नीचे मिंटो है। तो उसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड की शुरुआत हो गई थी। क्या किया गया था, मुस्लिम लीग को एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया था। उनको बोला गया था मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं, इनका काम ही था फूट डालो और शासन करो, लोगों को लड़ाओ और अपना मौज मनाओ। तो इसका यही काम था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले फूट डाला हिंदू और मुस्लिमों के बीच में धर्म के नाम पे। चलिए ध्यान रखना है, ये क्या है, मुस्लिम है। मुस्लिम के लिए क्या सेपरेट इलेक्ट्रोड की शुरुआत कर दी गई थी और इस तरह से कम्युनलिज्म का, सेपरेटिज्म का एक बीज बो दिया गया था लोगों के बीच में, जो अभी तक चल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रिंसिपल फीचर क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलार्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। बताना है आपका फर्स्ट, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। दूसरा है मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था, प्रस्तावना। और तीसरा है प्रांतों के लिए केंद्र तथा द्वारा विधायी अधिकार का विचलन। देखिए आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए ऑप्शन है ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2, 3। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है 1919। चलिए वीडियो को पॉज करें, आराम से सोचें और उसके बाद बताएं क्या होगा। देखिए दूसरा तो ऑप्शन कट ही गया, मुस्लिम वाला अभी बात किया है 1909 में ये कम्युनल इलेक्ट्रोड वाला सिस्टम शुरू हुआ था मॉर्ले मिंटो जी के द्वारा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी इसको बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, तो सी है इसका आंसर।
क्या किया गया था इसमें, इंट्रोडक्शन किया गया था डायरार्की का एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस के लिए, बताया था 1919 में प्रोविंसेस पे डाला गया, और 1919 के बाद 1935 में प्रोविंसेस पे हटा के ये चीज़ें कहाँ कर दी गई, आपके 1935 में सेंटर पे लागू कर दी गई, जहाँ पे रिजर्व कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में बांट दिया गया सेंटर के लिस्ट को, पहले प्रोविंसेस के लिस्ट को बांटा गया था, तो ये हो गया। और डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, ये चीज़ें भी हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हुआ था। मॉर्लेम मिंटो रिफॉर्म एक्ट बताया, सेक्रेटरी है और वाइसराय है। इंक्रीज कर दिया गया साइज को सेंट्रल और प्रोविंशियल के लिए, बोला सेंट्रल का आपका बोल दिया गया 60 होगा, 16 से 60 कर दिया गया था, लेकिन अब प्रोविंसेस की बात करेंगे तो प्रोविंसेस का जगह था फिक्स नहीं था, क्योंकि देखिए हर प्रोविंसेस में पॉपुलेशन अलग अलग है, इसलिए बोला गया अपने पॉपुलेशन के आधार पर ये लोग डिसाइड कर लेंगे कितना साइज होना चाहिए। अलाउ कर दिया गया कि आस्क कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस पहली बार किसको दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया गया, पहले नहीं था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन इस एक्ट के 1909 में पहली बार वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया गया, इंडियंस को भी जोड़ दिया गया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार्स को लीगलाइज कम्युनलिज्म कर दिया गया। क्या किया था, मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरल की सिस्टम की शुरुआत कर दी गई, मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। फिर आपका मॉन्टेग्यू चर्चवर्थ में क्या हुआ था, 1919 में हुआ था। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में बता रही हूँ, आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जो है लक्ष्मीकांत की, आप उसमें जा करके पढ़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ बहुत अच्छे से बता रखा है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया था, पहले 1909 में क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत की गई। 1919 में क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा के सिख हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, इंडियन क्रिश्चियन हो गया, यूरोपियन, इन सब को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है इनके कम्युनिटी के लोग सिर्फ इनको ही वोट दे सकते, इसके अलावा और किसी को वोट नहीं दे सकते। 1919 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व में बांटा गया। 1935 में सेंटर के सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व में बांट दिया गया। प्रोविंशियल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, प्रोविंशियल के सब्जेक्ट को नहीं बांटा गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या जवाबदेही नहीं होती थी गवर्नर की, और रिजर्व सब्जेक्ट में होती थी जवाबदेही। देखिए सेपरेट ट्रांसफर सब्जेक्ट में नहीं होती थी, ठीक है, सॉरी ट्रांसफर सब्जेक्ट में होती थी और रिजर्व सब्जेक्ट में नहीं होती थी, करेक्ट कर लेंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट में होती थी और रिजर्व सब्जेक्ट में क्या है आपके नहीं होती थी। सेपरेट कर दिया गया पहली बार प्रोविंशियल बजट को, किससे, सेंट्रल बजट से। बाय कैमरलिज्म, देखिए डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपको वनडे एग्जाम में आ जाता है, याद रखना। 1919 में सेपरेट आपके डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत 1909 में हुई थी। बाय कैमरलिज्म भी 1919 में शुरू किया गया था। और देखिए 3/6 मेंबर जो थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो कौन होते थे, वो होते थे आपके इंडियंस। न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, कहाँ पे, तो लंदन में नया ऑफिस क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के लिए। स्टैट्यूटरी कमीशन की शुरुआत की गई। पब्लिक सर्विस कमीशन जो उसकी आप बात करते हैं वो भी इसी एक्ट के दौरान शुरू किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन क्या था, ये हर 20 साल बाद क्या है एक कमेटी बनेगी, वो कमीशन बनेगा, वो उस चीज़ों को देखेगा कि जो भी एक्ट आया है आपका, जो भी चार्टर एक्ट आ रहा है वो 20 साल में कैसा काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है। इसी के अंतर्गत साइमन कमीशन आएगा आपका बाद में। तो इसीलिए जो चार्टर जो होते थे, चार्टर एक्ट 20 साल के लिए होते थे, 20-20 साल बाद हर चार्टर एक्ट को रिन्यू किया जाता था। तो 20 साल में जो चार्टर एक्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है वो स्टैट्यूटरी कमीशन देखता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पेश किया गया। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चलिए आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, किसके द्वारा शुरू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से की गई। चलिए बताएंगे इसका आंसर, उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की शुरुआत बोलेंगे तो 1935 के एक्ट के दौरान की गई। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें बोला गया जो गवर्नर है, गवर्नर क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर होंगे उनके पास क्या होगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी। सेंटर की बात करेंगे, सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी। सेंटर के हिसाब से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंटर के बारे में किसके हाथों में होगी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में होगी। तो गवर्नर जनरल के हाथों में होगी, इसके हाथों में आपके, और इसमें कर दिया गया आपके किसके, गवर्नर्स के हाथों में।
जैसे देखेंगे 1935 के एक्ट में क्या किया गया। देखिए फेडरेशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ स्टेट विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर। फेडरेशन में क्या होता है, देखिए ये पूरा जो यूएस है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, वो सारे स्टेट एक साथ जुड़कर आए हैं, मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनके इंटरनल अफेयर्स में कोई ये वाला स्टेट सेंटर इसके इंटरनल अफेयर में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपनी इंडिपेंडेंस है या अपने इंटरनल अफेयर में वो कोई भी जवाबदेही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोक नहीं कर सकता, अपने अपने टांग नहीं अड़ा सकता है। और देखिए ये एक एग्रीमेंट के तहत एक साथ आए हैं, ये चाहे तो इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट जो किसी भी कीमत पे अलग अलग नहीं हो सकता है, ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं आए हैं, ठीक है। ये एक भारत का अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट नहीं किया जाए। तो आर्टिकल 1 ये बोलता है। देखिए फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एज अ फेडरेशन दे हैव सम कॉमन रूल। फेडरेशन होने की वजह से कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो सेंटर और स्टेट में कॉमन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रूल खुद से बनाए जाते हैं सेंटर के द्वारा, और सेंटर ही उसको आपके स्टेट के द्वारा मैक्सिमम रूल बनाए जाते हैं और सेंटर ही उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। वेयर एज इन यूनियन the organization state do not have any own rule, they are governed by union laws। देखिए यूनियन लॉज के द्वारा गवर्न किया जाता है आपके। नेक्स्ट देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 में शुरू हुआ था, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट क्या हुआ था, एक यूनिट था, लेकिन ये कभी आया क्यों नहीं, क्योंकि कभी भी प्रिंसली स्टेट ने इसको नहीं अपनाया। बताया था क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि इनके पास पावर थी, इनको डर लगा हुआ था भाई हमारे हाथ से पावर चली जाएगी, इस वजह से ये इस यूनिट का हिस्सा नहीं बने और ये कभी भी आ ही नहीं पाया ऑल इंडिया फेडरेशन। अब 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया सारे सब्जेक्ट को, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में फेडरल कानून बनाता था आपका, जो आपका स्टेट हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर कानून बनाएगा, प्रोविंसेस में आपके प्रोविंस, स्टेट बनाएंगे कानून, कॉन्करेंट में स्टेट प्लस प्रोविंस दोनों बनाएंगे। देखिए ये ध्यान रखना है, हमारा जो यूनियन जो आपका लिस्ट है, जो 7 शेड्यूल के तहत जो लिस्ट डाला गया है आपके, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने 1935 से नहीं लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है आप सभी को बताना है कि हमने लिस्ट वाला जो आपकी लिस्ट है, 3 लिस्ट जो है आपके, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और आपकी क्या है कॉन्करेंट लिस्ट, वो हमने कहाँ से लिया है आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेजिडरी पावर को गवर्नर के हाथों में दे दिया गया। अब देखिए डायरेक्टली एबॉलिश कर दिया गया 1935 एक्ट के दौरान, आपके ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट थे और ये सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसको क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बाई कैमरलिज्म की शुरुआत हुई आपके बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब क्या हुआ, डिप्रेस क्लासेस को भी दे दिया गया, जो अभी तक मुस्लिम को मिल रहा था, एंग्लो इंडियन को मिल रहा था, सिख को मिल रहा था, जो इन सारे लोगों को मिल रहा था, अब किसको और दे दिया जाएगा, विमेन को, लेबर को, वर्कर्स को, तो इन सबको भी दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आरबीआई की शुरुआत हुई। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, देखिए जो वोट देने, फ्रेंचाइजी का मतलब है यहाँ पे वोट देने का जो अधिकार है वो 10% पॉपुलेशन पे दे दिया गया, लेकिन कुछ बेसिस पे दिया गया कि भाई उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, टैक्स दे रहे होंगे, उन सब केसेस में किया गया। नेक्स्ट देखना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, एबॉलिश कर दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, सिक्योरिटी ऑफ आपके इसको दिया गया था 15 मेंबर की जो बॉडी थी आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया था 15 मेंबर बॉडी, जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाता था, उसको एबॉलिश कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। इन इंडियन लेजिस्लेटिव वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन लेजिस्लेचर में बाई कैमरल पहली बार किस एक्ट के दौरान किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताएंगे किसके द्वारा किया गया। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आपको बस आंसर देना है। अभी हमने चर्चा की है इसके बारे में। चलिए 1892 है, 1990 है और आपका 1935 है। देखिए याद रखना 1919 को पहली बार बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई और आपकी डायरेक्ट इलेक्शन का शुरुआत भी इसी टाइम पे होता है, ध्यान रखना है। बाइकैमरलिज्म की शुरुआत होती है, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत भी 1919 में होती है। सवाल आता है बहुत बार, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में किस एक्ट के दौरान किया गया, 1916, 1917, 1919 और 1950। देखिए अभी बात क्या है, क्या होगा 1919 हो जाएगा। देखिए वीडियो को पॉज करके आंसर पहले खुद से रखें, उसके बाद फिर मेरा आंसर देखें। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस, दिल्ली ऑफ अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। बताएंगे कहाँ पे हमें देखने को मिलती है ये चीज़, कहाँ से लिया गया, क्या लगता है 1919, 1935, 1909 और 1947। चलिए बता दें सभी इसका आंसर।
तो देखिए 1935 के दौरान ये था कि क्या था, ऑर्डिनेंस जो था वो आपको प्रेसिडेंट को इशू करने का अधिकार था, वहाँ वाइसराय इशू कर सकते थे और 6 महीने के लिए ही वो ऑर्डिनेंस इशू होता था जब पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई होती, जब पार्लियामेंट की बैठक नहीं हो रही है, उसके इसमें कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जिसको इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज हो गई जहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाना जरूरी है, तो उस केस में वाइसराय क्या करेगा, लागू कर देगा कोई रूल्स रेगुलेशन को। वही अधिकार एक प्रेसिडेंट को भी दिया गया है, प्रेसिडेंट भी लागू कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने तक, 6 महीने के बाद उसको ज़रूरी है पार्लियामेंट में टेबल करना, और पार्लियामेंट उसको हाँ या ना कर सकती है, हाँ कर सकती है, ना कर सकती है, अमेंड भी करके उसको फिर से लागू कर सकती है। तो ये सारे बातें की चर्चा हम कर चुके हैं, आप वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का आपका पहला चैप्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of the country? किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सही बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? किस एक्ट के दौरान फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? अपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पहला बार कुछ शेयर इनको मिला। 1833 में किया गया था, 1853 में, 1858 में और 1861 में। चलिए बता दें सभी इसका आंसर, बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए आई होप आप सभी ने इसका आंसर दे दिया है। बता दूं क्या इसका आंसर? देखिए 1833 में ये बात क्लियर कर दी गई थी, अगर जो भी लोग जो चाहते हैं इंडिया में किसी भी इंडियंस को एट द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, तो इन सब के आधार पे किसी भी इंडियंस को आपके क्या एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनको हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा। तो 1833 के एक्ट में ऐसा बोला गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान? बताना है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विवरण निम्नलिखित में से किस योजना के तहत किया गया? सभी बता देंगे इसका आंसर, किस योजना के तहत किया गया? मॉर्ले मिंटो 1909, आपके पास ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चलिए सही बता दें इसका आंसर, किस एक्ट के दौरान किया गया था? चलिए तो सी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सेंटर ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, और इसी प्लान के अंतर्गत हमारा अभी भी ये चीज़ें क्या है हमने कर रखा है। चलिए नेक्स्ट देखना है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। द फेडरल सिस्टम एंड डायरार्की एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, फेडरल सिस्टम जो है डायरार्की का और फेडरल सिस्टम आपकी संघीय सिस्टम हो गया और केंद्र के द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, इंट्रोड्यूस किसके कब किया गया था, किस एक्ट के दौरान किया गया था? आप सभी को इसका आंसर बताना है। चलिए फेडरल सिस्टम तो बता दिया है, सेंटर में 1935, सेंटर होगा तो 1935 हो जाएगा, अगर स्टेट होगा तो 1919 हो जाएगा। चलिए द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन, बताना है प्रोविंसेस के अनुसार जो आपके एस्टैब्लिशमेंट है ऑल इंडिया फेडरेशन का, वो आपका इंक्लूड किया गया किस एक्ट के दौरान? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफ 1940 आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कब किसके द्वारा हुई थी? 1935, लेकिन ये फेडरेशन हो नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने कभी इसमें हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, इस वजह से ये नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? संघीय राजनीति के लिए, भारत में एक संघीय राजनीति के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? बताना है इसका आंसर, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1909, 1919, 1935 और 1947। चलिए बता दें इसका आंसर क्या होगा। देखिए 1935 होगा। देखिए 1935 बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ चुका है, आप देख सकते हैं 1935 का एक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको समझ में शायद आ ही रहा होगा। द फेडरेशन एस्टैब्लिशमेंट अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वेर गिवन टू, रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया आपको बताना है। चलिए फेडरल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, गवर्नर जनरल को और अभी प्रोविंशियल गवर्नर को। बताएंगे किसको दिया गया? ये गवर्नर जनरल को दिया गया था,
जो आपके रेसिडुअरी पावर्स दिए गए थे, बोला गया था जो चीज़ें सेंटर में नहीं है, स्टेट में नहीं है, कुछ सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में नहीं है, आपके फेडरल लिस्ट हो गया, आपका स्टेट लिस्ट हो गया, अगर इन दोनों में नहीं है, कुछ रेसिडुअरी पावर में भी नहीं है, तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जो आपके रेसिडुअरी पावर के अंदर होगी। सेंटर और स्टेट में नहीं है तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेसिडुअरी पावर में होगी, जो गवर्नर जनरल अपने हिसाब से उस पर कानून बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के अधिनियम 1935 में भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अस्थायी घटक नहीं है? ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन, इनविसाज ए स्कीम ऑफ फेडरेशन, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेशन। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए सही बता दें इसका आंसर क्या लग रहा है सभी को। देखिए 1935 का एक्ट फिर से आ गया, फिर से 1935 का एक्ट आ गया। वो बोल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट परमानेंट नहीं चीज़ें नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो अडॉप्ट की गई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। देखिए इसका आंसर होगा द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। देखिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री ये चीज़ें नहीं थी 1935 में जो हमने अडॉप्ट की है। देखिए वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सेलियंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेलियंट फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला आपका ऑप्शन बोल रहा है कि द एक्ट प्रोवाइड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, जो एक्ट जो प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया फेडरेशन का, पहला ये। दूसरा रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो एलोकेट किया गया लेजिस्लेचर टू प्रोविंसेस को दे दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा। इट मार्क बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई इसके द्वारा। फिर बोल रहा है इट एबॉलिश डायरार्की एट द प्रोविंशियल लेवल, इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। इसने डायरार्की को खत्म कर दिया, आपके प्रोविंशियल लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया इसे सेंटर लेवल में। बताना है नॉट सेलियंट फीचर। देखिए नॉट पूछा है, ध्यान रखना है नॉट है, ठीक है, नॉट है, इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए रेसिडुअरी सब्जेक्ट वाज नॉट लोकेटेड, ये है वेयर लोकेटेड टू लेजिस्लेचर टू प्रोविंशियल, ये चीजें गलत हो जाएगी। ये रेसिडुअरी पावर जो वेस्ट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किया गया था, इस चीज का रखना है याद। देखिए इस चीज को रखना है याद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। नेक्स्ट देखना है व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट। बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट क्यों है। It is a main source of Constitution of India. It gave independence to India. It envisaged partition of India. It abolished the native state. बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बता देंगे, चलिए बताएंगे कि 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट 1935। चलिए वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एफबी पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, बंसल ट्यूटोरियल का पेज है एफबी पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप ये सारी जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बता दीजिए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेन सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मेरे लिए एटलीस्ट देखिए लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत सारे लोग आजकल वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करने में देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देगा, तो इतना तो कर सकते हैं आप। देखिए आपका ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बर्मा को सेपरेट कौन सा एक्ट करता है, आप सभी को बताना है। चलिए इसके बारे में अभी बात की थी थोड़ी देर पहले हमने। देखिए तो देखिए ये हो गया 1935 के एक्ट के अनुसार किया जाता है, तो इस बात को ध्यान पे रखना है 1935 का एक्ट। चलिए 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जो आपके प्रीवियस ईयर आ रखे थे। तो अब 1930 आपका पूरा का पूरा 1773 से हमने 1947 तक जो आपका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जब भी मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर आपका डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर का नाम होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आएगा आप नेक्स्ट लेक्चर। जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ लेंगे तो फिर से हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप सभी ज़रूर जुड़ जाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके मंडे और फ्राइडे को, मंडे प्लस फ्राइडे को आपके आते हैं हिस्ट्री के लेक्चर, ये ध्यान रखना है
हिस्ट्री का लेक्चर आता है। क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है हिस्ट्री में। क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 7 पढ़ेंगे, 7 के बाद 8 और उसके बाद फिर बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे हम और फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो आपका हिस्ट्री पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा और फिर हम लोग सब्जेक्ट को उठाएंगे। अभी आपका पॉलिटी और हिस्ट्री 2 चीज़ें चल रही है पैरेलल में। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बंसल ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको कुछ भी चैनल में चेंजेस होगा तो आपको वहाँ से उसका क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे आप सभी। बंसल ट्यूटोरियल का चैनल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा चैनल का। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं कल।